नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। और इस चैप्टर के ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों के लिए 2 पार्ट ला चुका हूं। पहले पार्ट में हमने हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद में किस प्रकार से लोगों ने अन्य अन्य क्षेत्रों में जाकर के विकास किया, कैसे सभ्यताएं अस्तित्व में पुनः आई, कैसे राज्यों का विकास हुआ, इस चीज को हमने देखा। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था मौर्य साम्राज्य के इतिहास को, स्पेशली अशोक सम्राट के इतिहास को डिस्कस किया। एंड आज के इस चैप्टर में हम कई सारे राजाओं का इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। आगे बढ़ते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। ये 1200 सालों के इतिहास पर आधारित है, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का इतिहास है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलता है। और इसमें इस बीच में राजाओं का उदय कैसे हुआ, किसानों ने अपनी उपज को कैसे बढ़ाया, नए नए नगरों का विकास कैसे हुआ, नगरों को कैसे बसाया गया, ठीक है, राज्यों का निर्माण कैसे किया गया, इन सभी चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2 और क्लास 6 से लेकर के 8 तक की क्लासेस, उन लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी गई है। जाओ और जाकर के प्लेलिस्ट में आप सारे वीडियोस देख सकते हो, दी गई नीचे। ठीक है, क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री स्पेशल फॉर यूपीएससी करके दी गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक दी गई, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हो। आगे बढ़े तो पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस किया था एंड पार्ट 2 में एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो पार्ट 1 में सबसे पहले हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतवाक के बाद में अलग अलग क्षेत्रों में लोगों ने जाकर के किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की बस्तियां बसाई। जैसे कि किसानों ने कृषक बस्तियां बसाई, ठीक है, जो जानवरों को चराते थे उन्होंने चरवाहा बस्तियां बसाई, ऋग्वेद का लेखन कार्य हुआ, सबों के अंतिम संस्कार के नए नए तरीके सामने आने लगे। ठीक है, लोहे का आविष्कार किया गया, इसके उपकरण बनने लगे, हथियार बनाए जाने लगे, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। ठीक है, फिर नए नगरों का विकास हुआ, राज्यों साम्राज्यों का विकास हुआ, रजवाड़ों का विकास हुआ, राजनीतिक तौर पर परिवर्तन आने लगे। ये हमने डिस्कस किया था डिटेल में पार्ट 1 में। प्रिंसेप और प्रियदर्शी, इसमें हमने देखा कि जेम्स प्रिंसेप ने खारोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकाल लिया और इसके बाद में जो अभिलेख मिले थे, इन अभिलेखों का अर्थ निकाला जाने लगा। इससे अशोक के साम्राज्य का को समझने में, जानने में थोड़ी सी इसमें मदद मिलती है। ठीक है, फिर हमने अभिलेख का अर्थ समझा और प्रारंभिक राज्यों को यहां पर देखा कि प्रारंभ में राज्यों का उदय कैसे हुआ, कैसे राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है, जिसमें हमने आरंभिक राज्यों के बारे में पढ़ा। 16 महाजनपद सबसे पहले थे, जो कि सबसे बड़े थे, जिनमें आपको मिलता है बज्जी है, मगध है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है। इन सभी का उदय कैसे हुआ, बौद्ध और जैन साहित्य में कई सारे मतलब देखने को मिलते हैं। ये जो बौद्ध और जैन साहित्य, इनके जो विचारधारक थे इसी टाइम पीरियड में सामने आए थे। ठीक है, इसी टाइम पीरियड में हुए थे और इनकी कई सारी विचारधाराओं का भी विकास हुआ। ठीक है, कैसे हुआ, इसी में हमने देखा कि जो मगध है सबसे शक्तिशाली उस समय 16 महाजनपदों में प्रथम पर था मगध। तो मगध का विकास कैसे हुआ एंड 3 राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, इन तीनों लोगों की जो नीतियां थी, ठीक है, इन शासकों की नीतियों की वजह से मगध इतना शक्तिशाली कैसे बना, इस चीज को हमने यहां पर देखा। ठीक है, और भी कई सारी चीजों को हमने देखा यहां पर। साथ ही हमने यहां पर यह भी देखा कि राजगाह, ठीक है, ये मगध की राजधानी थी, जिसको बाद में इसका प्राकृत नाम राजगीर था। ठीक है, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। हाँ, पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि आरंभिक साम्राज्य, ठीक है, एक आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य का इतिहास पार्ट 2 में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मौर्य साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, चंद्रगुप्त ने किया। ठीक है, अशोक सम्राट जो थे ये इतने महान कैसे हुए, इन्होंने कलिंग पर विजय किस प्रकार से प्राप्त की, मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमको यहाँ पर मिलती है। अच्छा, जानकारी मौर्य वंश के बारे में हमको जो मिलती है उसके प्रमुख स्रोत क्या है, ऐसे प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो कई सारी रचनाएं हैं, जिनमें प्रथम पर आते हैं मेगास्थनीज, जो कि यूनानी राजदूत थे और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, इसके अलावा अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो कि चाणक्य ने लिखी थी। इसके अलावा बौद्ध और जैनों के ग्रंथ आते हैं, ठीक है, जिनसे पता चलता है। इसके अलावा पत्थर और स्तंभ पर मिले जो अशोक के अभिलेख हैं, इनके माध्यम से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसको हमने पढ़ा था पार्ट 2 में। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन, अशोक जो थे इनके या फिर मौर्य साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं, इसका प्रशासन कैसा था, इस चीज को हमने यहां पर देखा। जिनमें से 5 सबसे प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जिनमें राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला, ठीक है, जो कि प्रांतीय केंद्र था, उज्जैनी,
तोसली और सुवर्णगिरी, ये 4 मिलते हैं प्रांतीय केंद्र और एक राजधानी, ठीक है। ये प्रमुख थे और इनके माध्यम से पूरे साम्राज्य पर कैसे प्रशासन किया जाता था ये हमने देखा। मेगास्थनीज ने भी कई सारे विवरण दिए थे जिनको हमने डिस्कस किया। मैप के माध्यम से समझा कि अशोक के अभिलेख कहां कहां पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नीचे आप यहां पर सुवर्णगिरी पाते हैं, ऊपर सबसे आपको मिलता है ये देखो पाटलिपुत्र है, ये उज्जैनी है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर आपको मिलता है तक्षशिला, ये आपको कंदहार मिलता है। तो यहां तक अशोक का साम्राज्य फैला था, ठीक है। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य में कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को भी हमने डिस्कस किया था कि मौर्य साम्राज्य कितना इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य ने अपने आपको शक्तिशाली बनाया एंड किस प्रकार से अशोक कई सारे लोगों के प्रेरणा के स्रोत बन गए, ठीक है। प्रेरणादायक इन ये कैसे बनी इस चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, ठीक है। और जो मौर्य साम्राज्य था 150 वर्षों तक ही क्यों चल पाया इस चीज को भी देखा। अशोक या फिर मौर्य साम्राज्य जो था इसमें कितनी सेना थी, सेना को भी हमने डिस्कस किया एंड जितने भी इन्होंने अभिलेख लिखवाए थे उनकी भाषा और लिपियां क्या क्या थी इस चीज को भी देखा। पार्ट 3 आपका यहां से स्टार्ट होता है, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। समझो इस चीज को। देखो अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हम आपको बता दें कि लाइक करने से होता क्या है। जब आप लाइक करते हैं वीडियो, सबसे पहला हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। दूसरा क्या होता है, जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है और उस वजह से वो वीडियो ज्यादा लोगों तक रिकमेंड किया जाता है। इसीलिए आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। हम वीडियो में कोई भी कमी नहीं छोड़ते, कंटेंट में कमी नहीं छोड़ते, पढ़ाने में कमी नहीं छोड़ते, पूरी ताकत लगाते हैं। आप लाइक करने में क्यों कमी छोड़ते हो, लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो राजधर्म के नवीन सिद्धांतों में सबसे पहला टॉपिक मिलता है दक्षिण के राजा और सरदार। देखो इसमें हम गुप्त राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, चोल चेर पांड्य राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा सातवाहनों के बारे में पढ़ेंगे और भी कई सारे टॉपिक है जिनके बारे में पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मिलता है उपमहाद्वीप के दक्कन और दक्षिण क्षेत्र, एक मिनट, उपमहाद्वीप के दक्कन और उससे दक्षिण, जो दक्कन वाला इलाका है उससे दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम। तमिलकम विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्से को तमिलकम कहा जाता है, ठीक है। ये तीनों इलाके जो हैं, इन तीनों के इलाके को अगर आप एक कर दें तो वो तमिलकम हो जाता है, ठीक है। तो तमिलकम में चोल चेर पांड्य, ठीक है, इन 3 शासकों, ठीक है, चोल चेर पांड्य, जैसे सरदार शाहियों का उदय हुआ। अब आप कहो कि सरदार शाहियों का अर्थ कहीं पंजाबी से तो नहीं है, तो यहां पर सरदार शाहियों का अर्थ पंजाबी नहीं है। अब चिंता मत कीजिएगा, अभी आगे बताएंगे, ठीक है। ये जो राज्य थे चोल चेर और पांड्य के, ये बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध राज्य थे, समृद्ध और स्थायी सिद्ध हुए। यानी कि सबसे पहली बात तो ये समृद्ध थे, यानी इनके पास में पैसे की कमी नहीं थी। दूसरा, स्थायी रूप से बने रहे लंबे समय तक, यानी इनको जल्दी कोई नष्ट नहीं कर पाया, ठीक है। सरदार का जो यहाँ पर सरदार शाही की बात की है, यहाँ पर सरदार का अर्थ ये, सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है। जैसे आप देखते हो आजकल शक्तिशाली को पावरफुल पर्सन कहा जाता है, ठीक है, मैन ऑफ पावर कहा जाता है, ठीक है। आज देखते हो आज शक्तिशाली कौन है, जिसके पास में पावर, यानी कि जो सत्ता में है और नेता है या फिर जो अधिकारी है। उस टाइम पर जो सरदार शाही होते थे, ये पावरफुल लोगों को सरदार कहा जाता, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये जो शोले मूवी, उसमें कहते हैं कि कितने आदमी थे, मतलब सरदार 2 आदमी, ठीक है। उसमें जैसे सरदार होती, इसी प्रकार की यहां पर सरदार की बात की जा रही, ठीक है। जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, मतलब ये पद वंशानुगत भी होता था और नहीं भी होता, ठीक है। कोई निश्चित नहीं है कि सरदार का बेटा ही आगे चल करके सरदार बनेगा। उसके समर्थक जो थे, जो ये सरदार होते थे, सरदार के समर्थक उनके खानदान के लोग होते थे, ठीक है। परिवार और खानदान के लोग ही इनका समर्थन करते थे। आगे बढ़ते, यहां पर आपने क्या देखा, इतने में क्या समझा। सबसे पहला, दक्कन और उससे दक्षिण के जो क्षेत्र हैं उसमें तमिलकम स्थित है, ठीक है। जो उस क्षेत्र में तमिलकम, ठीक है, स्थित तमिलकम, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के हिस्सा था। यहाँ पर 3 सरदार शाहियों का उदय हुआ था, जो कि चोल चेर और पांड्य थे, ठीक है। ये बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली स्थायी सिद्ध हुए थे, ठीक है। सरदार के कार्य क्या क्या थे इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं भाई। ये सरदार जो थे इनका उदय हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। ये शक्तिशाली थे, अच्छी बात है, समृद्ध थे, अच्छी बात है, स्थायी थे, अच्छी बात है। लेकिन इनका कार्य क्या था, तो सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान करवाना, ठीक है, अनुष्ठान का संचालन करना, यानी कि प्रोग्राम करवाना, ठीक है। युद्ध के समय नेतृत्व करना, यानी कि जब भी कोई युद्ध होने वाला है, विदेशी जब कोई आक्रमण करने के लिए आएगा, उस टाइम पर विदेशी के किसे कहा जाता था, जैसे कि आज आप देखते हो विदेशी कहा जाता है दूसरे देश को, उस टाइम पर दूसरे राज्य को भी विदेशी कहा जाता था, ठीक है। तो युद्ध के समय नेतृत्व करना, ठीक है। विवादों को सुलझाना, अगर लड़ाई हो गई तो यही जाकर के सुलझाते थे, ठीक है। मध्यस्थता की भूमिका निभाना, हाँ, जब भी लड़ाई होगी तो विवादों में ये मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, यानी बीच बचाव करते थे, ठीक है। वे अपने अधीनों से भेंट लेते, समझो, देखो
सरदार जो होते थे ये अपने अधीन करके रखते थे, यानी कि अपने नीचे, ठीक है, अपने नीचे रखते थे कई सारे लोगों को, और उन सभी लोगों से भेंट लेते थे। जबकि अगर राजा की बात की जाए तो राजा कर वसूलता है, ठीक है, राजा कर वसूलता है, कितना आपको कर देना होगा। जो सरदार हैं ये भेंट वसूलते हैं। अगर प्रश्न आता है कि सरदार शाही और राजतंत्र, सरदार शाही और राजा में अंतर क्या है, सरदार और राजा में अंतर क्या है, तो सरदार का अर्थ आप पंजाबी मत लिख देना, यहां पर आएगा जो सरदार हैं ये क्या करते थे, ये भेंट लेते थे, ठीक है, और राजा कर वसूलता है, ठीक है, और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण कर देते। जो सरदार थे जितनी भी भेंट इनको मिलती थी उस भेंट का वितरण कर देते थे, यानी बांट देते थे उनके जो समर्थक थे उन समर्थकों में। सरदारी में सामान्यतया कोई स्थायी सेना का अधिकारी नहीं होता। देखो जितनी भी इनके पास में सेना होती थी उसका कोई स्थायी अधिकारी नहीं होता था, ठीक है, स्थायी सेना का अधिकारी कोई भी नहीं होता था। आगे बढ़ते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। अब देखो हमने जब मौर्य साम्राज्य का इतिहास पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया कि हमको इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, लेकिन जब हम चोल चेर पांड्य का इतिहास पढ़ते हैं तो इन तीनों सरदारों का मतलब इतिहास हमको कहाँ से पता चलता है, इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों, जो संगम ग्रंथ हैं, तमिल संगम ग्रंथ हैं, इन ये में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है। इसमें कई सारी कविताओं की रचना उस टाइम पर की गई थी जो कि आज हमको इन सरदारों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। हाँ, जो संगम ग्रंथ हैं इनमें कई सारी कविताएं उनमें दिया गया है कि किस प्रकार से जो ये सरदार थे, ठीक है, इनका साम्राज्य कैसा था, इनका साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ ये भी दिया गया है जब ये कविताएं लिखी गई तो उसमें जो स्रोत इस्तेमाल किए गए उनका संकलन कैसे किया गया, कैसे एक जगह पर सारे स्रोतों को लाया गया और फिर उसके माध्यम से कविताएं लिखी गई, ठीक है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, समझो इस चीज को। हाँ, स्रोत, यहाँ पर स्रोत का अर्थ एक और है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को चलाने के लिए धन को लेकर के आए, ठीक है, किस प्रकार से अन्य कई सारे स्रोत लेकर के आए जिससे कि ये अपने राज्य को चला सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संकलन और वितरण किस प्रकार से किया गया, ठीक है। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे, यानी कि कई सारे राजा और सरदार ऐसे थे जो क्या करते थे, व्यापार करते थे काफी दूर दूर तक, ठीक है, और वहां से ये क्या करते थे, राजस्व जुटाते थे। लंबी दूरी के व्यापार द्वारा, हाँ, इससे राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक शामिल हैं। देखो जो शासक लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे उन शासकों की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है सातवाहनों का, ठीक है। ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईसवी तक रहे थे, यानी कि लगभग 400 सालों तक इनका राज्य रहा था। क्योंकि अगर आप द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की बात करोगे तो ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले, ठीक है, और द्वितीय शताब्दी ईसवी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 200 साल बाद तक का इतिहास की बात की जा रही है, ठीक है, यानी कि 400 सालों की पूरी बात की जा रही है। तो सातवाहन शासक सबसे ऊपर आते हैं जिन्होंने लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाया था, ठीक है। इसके अलावा आते हैं शक शासक, ठीक है, इन्होंने भी क्या है कि उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले आते हैं, पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले एशियाई मूल के हैं ये शक शासक, ये भी इसी लिस्ट में आते हैं, ठीक है। अब दैविक राजा, देखो यहां पर केवल राजाओं का या फिर सरदारों का काम इतना नहीं था कि भाई हमें क्या है कि हमें राजस्व जुटाना है, सेना का संचालन करना है, युद्ध लड़ना है, जनता से कर या फिर भेंट प्राप्त करना है। ये लोग अपना नाम कमाने के लिए अपने आप को दैविक प्रतीत करते थे, ये दिखाते थे अपने आप को कि हम देवतुल्य हैं, हम भगवान के समान हैं। दैविक राजा का मतलब इस वर्णन मिलता है, तो इसको भी एक बार समझते हैं किस प्रकार से राजाओं ने अपने आप को देवतुल्य दिखाया। तो राजाओं के लिए उच्च स्थान प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। देखो क्या है कि आम जनता के साथ अगर आपको जुड़ना है, ठीक है, अगर आपको उच्च स्थान प्राप्त करना है, जनता के हृदय में अगर आपको स्थान प्राप्त करना है, तो आपको सबसे पहले वहां पर यह देखना होगा कि किस धर्म के लोग रह रहे हैं और उसी धर्म का आपको बखान करना होगा, उसी धर्म के साथ जुड़ करके अपने आप को देवी देवताओं के साथ में जुड़ा हुआ प्रतीत करना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत में अभी देखो कई सारी पार्टियां हैं, ठीक है, चाहे कांग्रेस ले लो, बीजेपी ले लो, या फिर आप आम आदमी पार्टी ले लो, या फिर आप सपा ले लो, ठीक है, कई सारी पार्टियां हैं और अन्य राज्यों में अलग अलग प्रकार की छोटी छोटी पार्टियां भी हैं। लेकिन
भाजपा की अगर बात की तो भाजपा प्रमुख रूप से अपने आप को हिंदूवादी पार्टी कहती है, और इस टाइम पर भारत में हिंदू लोगों की आबादी भी ज्यादा है। ठीक है, अब हिंदूवादी पार्टी कहती है, भगवान के साथ खुद को जुड़ा हुआ बताती, भगवान की बात करती है। तो इस पार्टी ने क्या किया, पूरे देश में इस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने पूरे देश में अपना नाम कमाया, और धीरे धीरे देखोगे तो इस पार्टी की आज स्थिति मजबूत है। ठीक है, इसी प्रकार से उस टाइम पर भी जो राजा लोग थे वो जनता के हृदय में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक साधन अपनाते थे कि विभिन्न देवी देवताओं के साथ में जुड़ना है उनको। मध्य एशिया से लेकर के पश्चिमोत्तर भारत तक, यानी कि पश्चिम और उत्तरी इलाका जो था भारत का, वहां तक के शासकों ने इसे अपनाया। ठीक है, मध्य एशिया से लेकर के कुषाण शासकों ने, जो कि लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, यानी कि 200 सालों तक इनका शासन रहा था, कुषाण शासकों का इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। इनके बारे में क्लास 6 में हमने जानकारियां प्राप्त की कि किस प्रकार से कुषाण शासकों ने इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। क्लास 6 शायद 7 में डिस्कस किया था। ठीक है, कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जो कुषाण इतिहास है, इस पूरे के पूरे इतिहास की जो रचना की गई है वो अभिलेखों के माध्यम से और साहित्यिक परंपरा, इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए इसकी रचना की गई है। जिस प्रकार की राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत किया, यानी जिस प्रकार से ये पूरा राजतंत्र चलाते थे, राजधर्म का पालन करते थे, वो करने की इच्छा, मतलब प्रस्तुत करने की इच्छा कि उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्के और मूर्तियों में मिलता है। यानी कि इन्होंने जिस प्रकार से अपने साम्राज्य को चलाया उसका प्रमाण इनकी मूर्तियों और सिक्कों में मिलता है। उसी प्रकार जैसे देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है, आप देखो जब भी कोई हिंदू राजा बनेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ज्यादातर काम करेगा हिंदुत्व को लेकर के। ठीक है, हिंदुत्व को लेकर काम करे, जैसे कि वो मंदिर बनवाएगा, ठीक है, मंदिर में मूर्तियां रखवाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जब भी कहीं जाएगा तो पूजा पाठ पर अधिक ध्यान देगा। जब भी कोई इस्लामिक राजा बनेगा तो वो क्या करेगा, मस्जिद बनवाएगा। ठीक है, और इस्लाम की ओर ज्यादा ध्यान देगा। ठीक है, ऐसा बेसिकली होता है। ठीक है, इसी तौर से जब ये कुषाण शासक बने थे तो इनके बारे में जो जानकारी मिलती है ऐसा है कि इन्होंने जो सिक्के बनवाए थे, ठीक है, उन सिक्कों में इनके राज्य की कई सारी झलक दिखाई देती कि किस प्रकार से इन्होंने राज्य चलाया था। अभी आगे सिक्के दिए गए हैं, उससे उसमें समझिए जो मूर्तियां बनवाई थी उन मूर्तियों में इनकी कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशाल काय मूर्तियां लगाई गई। जो कुषाण शासक थे इनकी बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई। अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कहां पर, सबसे पहले समझो, उत्तर प्रदेश के मथुरा में कई सारे लोग जाते आते रहते हैं। ठीक है, तो मथुरा के पास में माट है। ठीक है, आप जाकर के कभी देखना। ठीक है, माट का एक देवस्थान है, यहां पर कुषाण शासकों की विशाल इनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई। और अफगानिस्तान में एक देवस्थान है, इसी प्रकार की मूर्तियां वहां पर भी मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य, यानी कि देवता के समान, भगवान के समान प्रस्तुत करना चाहते थे कि देखो हम देवतुल्य हैं। ठीक है, कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी धारण की। केवल भारत में ऐसा नहीं चल रहा था, बल्कि चीन के शासकों ने भी, ठीक है, संभवतः में चीन के शासकों से, जो भारत के ये शासक इन्होंने जो देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, ऐसा हो सकता है कि चीनी शासकों से ये प्रेरित हुए हो, क्योंकि चीन में जो शासक थे वो स्वयं को देवपुत्र कहते थे, स्वर्गपुत्र कहते थे। चीन के जो शासक थे वो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे, और हो सकता है कि उनसे प्रेरित होकर के उनकी नकल करके भारतीय शासकों ने, जो कुषाण शासक थे, इन्होंने अपने आप को देवपुत्र कहा कि हम भाई देवता के पुत्र हैं। ठीक है, यानी देव समान है, देवतुल्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। कब, 4वीं शताब्दी ईस्वी में। ठीक है, गुप्त साम्राज्य सहित, देखो हमने यहाँ पर चोल चेर पांड्य के राज्यों को डिस्कस किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर किसके राज्य, चोल चेर पांड्य के राज्य को डिस्कस कर लिया। फिर हमने यहाँ पर किसके राज्य को डिस्कस किया, कुषाणों के राज्य को डिस्कस किया कि कुषाणों का शासन कैसा था। ठीक है, इसके बाद में अब हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं कि भाई 4वीं शताब्दी में इन सभी साम्राज्यों का इतिहास अस्तित्व में थे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का शासन था। ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। जिनको नहीं पता सामंत किसे कहते हैं, तो सामंत वो व्यक्ति होता है जिसको जमीन का टुकड़ा दिया जाता है और कहते हैं कि इतने बीच से आप कर वसूलेंगे और एक सेना रखेंगे छोटी सी। ठीक है, जब भी हमें युद्ध की आवश्यकता पड़ेगी, राजा कहता है, तब सामंत उस सेना को राजा को सौंपेगा और स्वयं भी जाएगा। ठीक है, और राजा की मदद करेगा, उसे सामंत कहते हैं। ठीक है, यानी एक प्रकार के आप कह सकते हो कि सेना रखने वाला व्यक्ति जो कि आवश्यकता पड़ने पर सरकार की
की यानी कि राजा की मदद करता है, और जब युद्ध नहीं होता है तब वो कर प्राप्त करके अपना खर्चा चलाता है। ठीक है, तो क्या है कि इनमें से जितने भी राज्यों का उल्लेख मिलता है चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित जितने भी राज्यों का साक्ष्य मिलते हैं, उनमें से कई सारे राज्य ऐसे थे, साम्राज्य ऐसे थे जो कि सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे। जो सामंत शक्तिशाली थे, देखो क्या है, सामंतों पर निर्भर थे, जो सामंत थे वो अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों पर करते थे, और जो सामंत शक्तिशाली होते थे वो राजा भी बन जाते थे। सपोज दैट बाय से समझो ये एक राज्य है, ठीक है, इस राज्य में इतना इलाका एक व्यक्ति को दे दिया गया और कहा गया कि यहां पर आप रहोगे और इसमें जितनी भी इनकम होगी उससे अपना खर्चा चलाओगे। ठीक है, और खर्चा चलाओगे, और जब भी राजा यहां पर रहेगा, जब भी राजा को आवश्यकता पड़ेगी, आप अपनी सेना राजा को दोगे और स्वयं आओगे, राजा की तरफ से युद्ध करोगे, और राजा अपने आसपास के इलाके से जो भी इनकम होती है उससे अपना खर्चा चलाता है। ठीक है, स्थानीय संसाधनों द्वारा अपना खर्चा चलाता है। ठीक है, अब जो राजा है, सपोज दैट कि भाई जो सामंत है ये राजा से ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तो ये क्या करेगा, राजा को दबा देगा, हरा देगा, युद्ध करेगा और स्वयं राजा बन बैठेगा। वही चीज यहां पर दिखाई जा रही है। ठीक है, जो राजा ना होते थे, देखो जो सामंत शक्तिशाली हो जाते थे वे राजा बन जाते थे, और जो राजा नहीं बन पाते थे वे बड़े बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, यानी जो बहुत बड़े बड़े शासक थे उनके अधीन रहते थे। ठीक है, उनके नीचे काम करते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया। जो गुप्त शासक थे उनका जो इतिहास लिखा गया साहित्य के माध्यम से, यानी इनके ऊपर जो कहानियां कविताएं लिखी गई उनके माध्यम से, इनके राज्य के जो सिक्के प्राप्त हुए उनके माध्यम से, और इनके राज्य में जो लिखे हुए अभिलेख प्राप्त हुए, इन तीनों के माध्यम से गुप्त शासकों का इतिहास लिखा गया। ठीक है, साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियां भी उपयोगी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, जो कि संस्कृत में थी और काफी प्रसिद्ध है, इस पर कई बार प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो कई सारे कवियों ने अपने राजा की प्रशंसा में प्रशस्तियां लिखी जो कि आज भी उपयोगी हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसके बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, इसका नाम प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति, एक मिनट, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे प्रसिद्ध सबसे शक्तिशाली सम्राट जिनका नाम था समुद्रगुप्त, इनके कवि राज कवि हरिसेन ने संस्कृत में की थी, जो भी हमने आपको बताया। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी जो कि समुद्रगुप्त के ऊपर थी। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया था कि राजा कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, यानी कि इनकी इसमें बड़ाई की गई थी बहुत सारी। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो एक कुषाण सिक्का दिया गया है, ये दोनों के दोनों कुषाण सिक्का है। ठीक है, एक ही कुषाण सिक्का है, ये आगे का भाग है, ठीक है, और ये पीछे का भाग है। ठीक है, तो अग्र भाग में आप देखते हो कनिष्क की यहाँ पर चित्र दिया गया है, कनिष्क की मूर्ति टाइप की बनाई गई है। ठीक है, और पृष्ठ भाग यानी कि पीछे तरफ इसको एक देवता के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, एक देवता का चित्र बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राजा लोग थे उस टाइम पर सिक्के चलाते थे जिसमें दिखाते थे कि भाई देखो हम देवतुल्य हैं। ठीक है, हम देवता के पुत्र हैं और देवतुल्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको देखने को मिलता है बदलता हुआ देहात। देहात किस प्रकार से बदला, किस प्रकार से लोगों ने अपने जीवन को बदलना शुरू किया, इसको समझो। जनता में राजा की छवि कैसी थी ये भी जानना आवश्यक है। हमने तो जान लिया कि भाई राजाओं के बारे में जानकारी हमको कैसे मिलती है, ये भी जानना आवश्यक है कि जनता में राजा की छवि क्या थी उस टाइम पर। तो जनता, जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथ, ये दो ग्रंथ हैं, जातक और पंचतंत्र। तो ऐसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं से पता चलता है, जो कथाएं इसमें दी गई उससे पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर जो ग्रामीण प्रजा यानी कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं, जो ग्रामीण प्रजा है के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, यानी कि गुस्से से भरे हुए संबंध बने रहते थे, हमेशा बिल्कुल सही संबंध नहीं रहते थे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, उस टाइम के राजा जो थे उनके पास में इतनी मतलब ऐसा क्या था कि राजाओं की नीतियों की वजह से जो जनता और राजा थे इन दोनों के बीच में तनावपूर्ण था। उस टाइम पर गुलामी भी नहीं थी। ठीक है, तो इसका कारण है क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे। देखो कर तो किसान दे देंगे, लेकिन खेतों में अगर उत्पादन होगा तब ना, उस टाइम पर उत्पादन कम होता था और राजा चाहते थे कि उनका राजकोष भरे, इसलिए वो ज्यादा कर मांगते थे। ठीक है, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। ठीक है, जो किसान थे वो इनसे परेशान रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने के लिए अधिकतर किसान क्या करते थे कि जंगल की ओर भाग जाते थे। ठीक है, जब भी एक कर मांगने के लिए राजा के अधिकारी आते थे तो वो जंगल की ओर भाग जाते थे।
ठीक है। और तब तक वहां पर रहते जब तक राजा के सैनिक या फिर मतलब सामंत के सैनिक वहां पर कर मांगने नहीं आते। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के उपाय ढूंढना शुरू कर दिया। किसानों ने क्या किया यहाँ पर कि भाई अगर हमको राजा को कर देना है तो यहाँ पर अच्छी फसल उगानी होगी, तो यहाँ पर उपाय ढूंढने शुरू कर दिए। जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य पाली भाषा में लिखी गई थी। किसमें? पाली भाषा में, याद रखना, ठीक है। जो जातक कथाएं हैं और जो पंचतंत्र हैं, जिससे हमको इसके राजाओं के चरित्र या फिर राजा और जनता के बीच के संबंध के बारे में जानकारी मिलती है, तो जातक कथाओं को पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला मिलता है उपज बढ़ाने के तरीके। जैसा कि आपने देखा, जनता ने उपज बढ़ाने के तरीकों को खोजना शुरू कर दिया। तो उपज बढ़ाने के क्या क्या तरीके निकाले, इसको भी समझो। उपज बढ़ाने का एक तरीका था हल का प्रचलन। पहले क्या था, लकड़ी का हल था, ठीक है। तो उससे क्या होता था, जमीन को अच्छे ढंग से खोद नहीं पाते थे, जुताई बहुत कम हो पाती थी। लेकिन अब क्या किया गया, लोहे के फाल का प्रयोग किया गया हल में, ठीक है। तो हल का प्रचलन हो गया, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 साल पहले ही गंगा और कावेरी की घाटियों में उर्वर कछारी क्षेत्र में फैल गया। उस इलाके में क्या हुआ, हल का प्रचलन हो गया, ठीक है। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहां हलों के फाल वाले लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। यानी कि जहां पर नमी रहती थी, जहां पर मिट्टी की ज्यादा अधिक कठोर नहीं थी, वहां पर हल लोहे के फाल वाले हल से क्या है कि जगह की जुताई की जाने लगी, ठीक है। और क्या हुआ, वहां पर जब जुताई अच्छी होने लगी तो धीरे धीरे वहां पर फसल भी अच्छी होने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि हुई। पहले क्या था, धान को ऐसे डाल दिए, बीज को फैला दिया जाता था, ठीक है। और अब क्या हुआ, गंगा घाटी वाले जो क्षेत्र थे वहां पर पहले धान की बेड़ लगाई जाती थी, जैसे आजकल आप गांव में देखते हो, ठीक है। इसी प्रकार से फिर पौधों को लगा लगा करके एक ही जगह पर धान की रोपाई की जाती थी। इससे क्या हुआ, उपज में वृद्धि हुई। हालांकि किसानों को इसके लिए बहुत कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी, आज भी करनी पड़ती है। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता था, ठीक है। क्योंकि धान की रोपाई करने के लिए पूरे खेत में पानी भरा होना चाहिए, इसलिए जहां पर पानी अधिक होता था वहां पर धान की रोपाई करके इसकी फसल की जाती थी। यद्यपि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही भागों में सीमित था। देखो, लोहे के फाल वाले हल जो थे इनका उपयोग किया गया, और जहां पर क्या है कि नमी रहती, जो कि उर्वर समझो, जहां पर जो मिट्टी थी, जहां पर मिट्टी गीली रहती थी और उर्वरता जहां पर अधिक थी, ठीक है, वहां पर लोहे के फाल वाले हल से तो क्या है कि जुताई की जाने लगी। लेकिन जहां की मिट्टी कठोर रहती थी, ठीक है, जहां पर सूखा पड़ा रहता था, वहां पर लोहे के फाल से क्या है कि जुताई नहीं हो पाती थी, क्योंकि वो वहां पर लोहे के जो फाल थे ये फंस जाते थे, ठीक है। लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज तो बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। और एक ये भी बात है कि जानकारी पूरे उपमहाद्वीप तक नहीं पहुंच पाई थी। पंजाब और राजस्थान जैसे अर्ध शुष्क जमीन जहां पर पानी की बहुत कमी थी, ऐसे जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ था, ठीक है। जो 20वीं सदी आई, इस 20वीं सदी में यानी कि कई सालों के बाद वहां पर लोहे के फाल वाले हलों का उपयोग शुरू हुआ। उपज बढ़ाने का एक और तरीका था कुओं, तालाबों और कहीं कहीं पर नहरों के माध्यम से सिंचाई करना, जो कि लोगों ने किया, ठीक है। अब ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं क्या कहती हैं, इसको भी समझो। ग्रामीण समाज जो था, उस समाज के अंदर क्या क्या विभिन्नताएं थी, इसको भी समझो। यद्यपि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ी, लेकिन इसका लाभ समान नहीं था। देखो क्या है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो एकदम से वो सभी को नहीं मिल जाती है, और उसका लाभ भी सभी को नहीं मिलता है, कुछ लोगों को ही उसका लाभ मिलता है। तो देखो भाई, ऐसा था कि भाई खेती की जब नई तकनीकें सामने आई तो उपज बढ़ी, लेकिन इसका लाभ समान रूप से सभी को नहीं मिला। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता चला गया। यानी जो अमीर थे, ठीक है, जिनके पास में पैसा पावर थी, उन्होंने इन चीजों का इस्तेमाल किया और वो और अमीर होते गए। जो गरीब थे वो अमीर नहीं हो पाए, ठीक है। यानी उत्तरोत्तर क्या है कि भेद बढ़ता गया। कहानियों में विशेषकर बौद्ध कथाओं में भूमिहीन खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। देखो, जब उपज बढ़ी, ठीक है, जब तकनीकें हैं, उपज बढ़ी तो सभी की बढ़नी चाहिए थी, सभी अमीर हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ भूमिहीन कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास जमीन ही नहीं थी, ठीक है, मजदूरी करके काम करते थे, ऐसे लोगों के का उल्लेख मिलता है, ठीक है। कुछ छोटे किसानों का उल्लेख मिलता है, कुछ बड़े बड़े जमींदारों का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर ये बात की जाए
अगर ये बात की जाए कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं कैसी थी, तो ग्रामीण समाज में भी क्या है कि भेदभाव था, ठीक है, भेद बढ़ता गया था। पाली भाषा में गहपति, क्या है, गहपति, इसका प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। किसके लिए? छोटे किसान और जमींदारों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान जो थे ये शक्तिशाली माने जाते थे, जो कि प्राय किसानों पर नियंत्रण रखते थे। कौन? बड़े जमींदार और गांव का प्रधान व्यक्ति, यानी कि गांव का मुखिया, ठीक है, ग्राम प्रधान, ये शक्तिशाली माने जाते थे, ताकतवर, और ये लोग किसानों पर अपना नियंत्रण जमा करके रखते थे। ग्राम प्रधान का जो पद था ये वंशानुगत होता था, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा था, ठीक है। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गांव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख मिलता है। जो तमिल संगम साहित्य है, देखो तमिल संगम साहित्य में कई सारी चीजों का इतिहास मिलता है, कई सारे उल्लेख मिलते हैं, बहुत सारी जानकारी मिलती है, और इसमें गांव में रहने वाले लोगों के बारे में भी बताए गए, जैसे कि बेलाल, ठीक है, बेलालर, एक में बेलालर, ठीक है। तो ये बेलाल होगा, केवल रा नहीं होगा, ठीक है, शायद, ठीक है, मैं देख लूंगा, अगले पार्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बेलाल या बड़े जमींदार, ठीक है, बड़े बेलाल या बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। हलवाहा, जो हलों को चलाने वाले थे उनको हलवाहा कहा जाता था, इनको नाम दिया गया था उलवर, ठीक है। दास, इनको अड़िमई नाम दिया गया था, ठीक है, अड़िमई। तो ये अलग अलग नाम है। ये प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि दास को उस टाइम पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दास को क्या कहा जाती है, फिर अड़िमई का शाब्दिक अर्थ क्या था, ठीक है। प्रश्न ऐसे आएगा कि तमिल संगम साहित्य में अड़िमई शब्द किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है, क्या अड़िमई, या फिर उलवर शब्द किन लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो उलवर हलवाहों के लिए और अड़िमई दासों के लिए। तो प्रश्न कई तरीके से बनता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यह संभव है कि वर्गों की ये विभिन्नता, जो मतलब आपने देखा कि एक बेलाल है, एक हलवाहा है, एक दास है, ठीक है। तो जो ये वर्गों की विभिन्नता यहाँ पर दिखाई जा रही है कि विभिन्न वर्गों में लोग बटे हुए थे, गांव में रहने वाले जो लोग थे, ये जो विभिन्नता है भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपाय पर आधारित थे, ठीक है, के उपयोग पर आधारित थे। देखो जिन लोगों ने जमीन का स्वामित्व ले लिया, जिनके पास जमीन है और नई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, वो बड़े जमींदार हो गए, ठीक है, उनके पास में जमीन काफी हो गई और वो किसान बन गए, ठीक है, वो गहपति कहलाने लगे या फिर बेलाल कहलाने लगे, ठीक है, बड़े जमींदार हो गए धीरे धीरे, ठीक है। और जो लोग काम करते रहे, ठीक है, जो लोग केवल हल को चलाते थे और हल को चला करके अपना काम कर लेते थे, मजदूरी करते थे, उनको उलवर कहा जाने लगा, हलवाहा, ठीक है। कुछ दास हो गए जो कि अड़िमई कहलाए, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि वर्गों की जो विभिन्नता है भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, जिसकी चर्चा प्राय विधि ग्रंथों में की जाती है, ठीक है, विधि ग्रंथों में की गई, मतलब जिसके पास में भूमि का स्वामित्व है वो आगे है, ठीक है। आगे बढ़ते अब गहपति का एक बार अर्थ देख लेते हैं। तो गहपति घर का मुखिया होता है, ठीक है, गहपति, ठीक है, गहपति घर का मुखिया होता है, घर से जुड़े जो भी काम होते हैं, जैसे कि भूमि है, जानवर है, अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता है, ठीक है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग जो है नगरों में रहने वाले सामंत व्यक्तियों, संभ्रांत व्यक्तियों, यानी कि जो सफल व्यक्ति होते हैं, शक्तिशाली, पावरफुल, पैसे वाले लोग और व्यापारियों के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल कभी कभी होता है, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक पार्ट 3 का आपको मिलता है भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। ये भी समझो किस प्रकार से भूमिदान किया जाता था। जो ग्रामीण लोग हैं, संभ्रांत ग्रामीण, ये लोग कैसे भूमिदान करते थे। ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि अगर आप देखोगे ईसा मसीह के जन्म से ही, उसके पहले से भी, ठीक है, मौर्य साम्राज्य में भी प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो ईसवी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर लिखे गए थे। देखो जब भी भूमि का दान किया जाता था, ठीक है, तो उसको किसी न किसी पर लिख करके दिया जाता था, तो उसके अभिलेख भी होते थे। तो कुछ ऐसे भूमिदान हैं जिनका अभिलेख पत्थरों पर लिखे हुए मिले हैं, ठीक है, और कुछ के अभिलेख लिखे हुए मिले ताम्र पत्रों पर, यानी कि तांबे के पत्र के ऊपर लिख करके दिया गया कि आज से ये जगह तुम्हारी है, ठीक है, जिन्हें संभवतः उन लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जिन्हें जो भूमि लेते थे। जैसे कि भाई ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति क्या है, दान दे रहा है भूमि में, 1 बीघा जमीन दे रहा है, ठीक है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, इसको एक तांबे के पत्र पर या फिर एक अभिलेख लिख करके देगा कि इतना इलाका तुम्हारा है, ठीक है, मतलब प्रमाण के रूप में देता था, ठीक है। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं, ब्राह्मणों को दिए जाते। देखो उस टाइम पर विशेष रूप से जो भूमि का दान दिया जाता था, किन लोगों को दिया जाता, अगर इसकी बात की जाए तो जो धार्मिक संस्थान है उनको, ठीक है, जो ब्राह्मण है उनको दिया जाता। अधिकांश
अधिकांश अभिलेख संस्कृत में है जिनमें इनके बारे में जानकारी मिलती है भूमिदान के बारे में, ठीक है। विशेषकर 7वीं शताब्दी के बाद अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में है। 7वीं शताब्दी के बाद में जितने भी भूमिदान दिए गए उसमें अगर आप देखोगे तो अधिकतर जो कृतियां लिखी गई हैं उसमें जो अभिलेख लिखे गए उसमें संस्कृत में ही चीज़ों को लिखा गया, संस्कृत में ही बातों को लिख करके कहा गया, ठीक है। ये बात आप याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और कुछ तमिल और तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में भी ये लिखे गए थे, ठीक है, कुछ लिखे गए थे, अधिकतर संस्कृत में ही। प्रभावती गुप्त, देखो आजकल आप देखते होगे, समझो इस चीज़ को पहले, आजकल आप देखते होगे लड़कियों का जो अधिकार है संपत्ति में बराबर का दिया गया है, ठीक है। पिता की संपत्ति में जितना अधिकार पुत्र का है उतना ही पुत्री का भी, अगर पुत्री चाहे तो ले चाहे तो ना ले, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप देखो तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, ठीक है। ये प्राचीन में काल में क्या था कि महिलाओं का संपत्ति पर अधिकार नहीं होता था। यहाँ पर एक उदाहरण मिलता है आपको प्रभावती गुप्त का, जो कि आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी पुत्री थी, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने राज किया था 375 से 415 ईस्वी के बीच में, ठीक है। शायद इनकी ये एज होगी, ठीक है। इन्होंने जन्म और मृत्यु दिखाई जा रही है, ठीक है, जन्म और मृत्यु दी गई है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, क्या नाम इनका, प्रभावती गुप्त, ठीक है, प्रभावती गुप्त। उसका विवाह दक्कन पठार के बाकाटक परिवार जो है ये एक प्रकार का शासक वंश था, ठीक है। इस परिवार में किया गया था, किसका, प्रभावती गुप्त का जो विवाह किया गया था वाकाटक परिवार में किया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण राजवंश था, ठीक है। संस्कृत धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी। जो प्रभावती है इसको भूमि दी गई थी और ये उस जमीन की मालकिन थी, ठीक है, और उसने दान भी किया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह रानी थी, तो हो सकता है मतलब रानी थी तो रानी के होने की वजह से उसको विशेष अधिकार ही मिला हो, ठीक है। आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि मतलब इसको भूमि के ऊपर अधिकार दिया गया, स्वामी बनाया गया, तो इसके पीछे कारण हो सकता है कि वो रानी थी, इस वजह से इनको यह अधिकार दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहन करने की एक रणनीति थी। समझो, देखो भूमिदान दिया जाता था, क्यों दिया जाता था, इसके पीछे के कई सारे कारण मिलते हैं, ठीक है। किन किन लोगों को दिया जाता है ये तो हमने देख लिया, विशेष रूप से ब्राह्मणों को और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, ठीक है। इसके कारण और भी कई सारे मिलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि भूमिदान दिया जाता है इसलिए ताकि नए क्षेत्रों में कृषि को प्रोत्साहित किया जा सके, ठीक है। जबकि कुछ का कहना यह भी है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व को संकेत मिलता है, ठीक है। क्या है कि संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा। समझो इस चीज को क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि मतलब भूमिदान इसलिए किया जाता ताकि नए क्षेत्रों में कृषि को प्रोत्साहित किया जा सके। कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि भाई भूमिदान इसलिए किया जाता ताकि जब राजनीतिक प्रभुत्व इनका कमजोर पड़ने लगता है तब ये भूमिदान करते हैं और भूमिदान करके अपने राजनीतिक प्रभुत्व को समर्थन प्राप्त करते हैं। कहा जाए राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, ठीक है। अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ किए। जैसे कि भाई एक राजा है, ठीक है, और ये सामंत है, ठीक है। सामंत क्या है, धीरे धीरे राजा के बराबर आने लगा। तो क्या राजा ने देखा कि अगर ये सामंत हमारे ऊपर आ जाएगा तो हमें हरा देगा और ये खुद राजा बन जाएगा। तो राजा ने क्या किया, अपने आसपास की जो लोग थे, ठीक है, किसी 1 2 3 4 लोगों को पकड़ा, ठीक है, और उनको जमीन दान में दे दी। अब अगर आप किसी व्यक्ति को दान में कुछ दोगे तो वो आपका समर्थक हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए हमको। अगर आपके घर में शादी है और आपके पास में पैसा नहीं, आपकी बहन की शादी है, ठीक है, कोई व्यक्ति आए और आपको 2 लाख रुपए दे दे, ठीक है, और ये कहे कि अपनी बहन की शादी करो जा करके, तो आप हमेशा के लिए उसके ऋणी हो जाएंगे। ऐसा ही यहाँ पर भी जब भी राजा देखते थे कि भाई उनका जो राजनीतिक प्रभुत्व है, ताकत है, वो कम हो रही, तब वो जमीन को दान करते थे और अपना समर्थन जुटा लेते थे। ये भी तर्क बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। उनका ये भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहिए, यानी कि राजा अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था कि वो श्रेष्ठ है, ठीक है, वो बड़ा है, ठीक है, अपने आप को एक बड़ा या फिर उत्कृष्ट कह सकते हो, ठीक है, मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहता था। भूमिदान के
के प्रचलन से राज्य तथा किसान के मध्य संबंध स्पष्ट हो गए। जो राज्य और किसान थे इनके बीच में संबंध अच्छे होने लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके ऊपर अधिकारियों या फिर सामंत नियंत्रण नहीं रख पाते, जैसे कि पशुपालक। भाई जो जानवरों को पाल रहा है उनसे आप क्या कर लोगे? वो जानवरों को चराता है और चराने के बाद में उससे दूध प्राप्त करता है, उसे बेचता है और जानवरों का पालन करके अपना काम चला। जैसे कि संग्राहक हो गए, ठीक है, शिकारी हो गए, ठीक है, संग्रह करते भोजन का, भोजन को इकट्ठा करके लाते, खाते पीते आगे बढ़ते, ठीक है। शिकारी हैं वो शिकार करते हैं। मछुआरे हैं मछली पकड़ के काम चलाते हैं। इनसे आप क्या कर लोगे? शिल्पकार हैं। आज के टाइम पर तो आप टैक्स ले लोगे कि मछलियों को बेच रहे हो उसके ऊपर जीएसटी लगा देंगे, लेकिन उस टाइम पर तो जीएसटी थी नहीं, ठीक है। शिल्पकार, घुमक्कड़ और तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले जो लोग थे वो, ठीक है। इनसे आप क्या क्या कर लोगे? जो शिल्पकार हैं, ठीक है, जो घुमक्कड़ थे, यहाँ पर हैं, आज आज यहाँ पर काम किया, कल वहाँ पर किया, परसों वहाँ पर जाकर काम किया, तो उनसे आप क्या कर लोगे? अगर एक जगह पर दुकान खोल करके काम करोगे तो आप उनसे कर ले सकते हो कि भाई आप यहाँ पर ही काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब घूम घूम कर काम करोगे तो कैसे आप उनसे टैक्स ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी था। और जगह जगह पर घूमकर खेती करने वाले लोगों पर जो राजा और सामंत थे इनका नियंत्रण नहीं होता था, ठीक है। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते थे। जो ऐसे लोग हैं वो अपने जीवन का भी विवरण नहीं रखते थे और आदान प्रदान का भी विवरण नहीं रखते। जैसे कि भाई आप हो, आपसे कोई आपकी वंशावली मांगे, क्या आप दे पाओगे? ऐसा तो कहोगे कि हाँ भाई लिख कर दे देंगे, लेकिन लिखी तो नहीं रखी होगी, ठीक है। और कोई भी नहीं लिख करके रखता है, ठीक है। वही बात यहां पर दी जा रही। अग्रहार ये किसे कहते हैं? अग्रहार उस भूभाग को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता है, ठीक है। इस पर भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जा सकते थे और ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार। देखो उस टाइम पर ना ब्राह्मणों की बहुत मौज थी, आज मौज खत्म हो गई, ठीक है। कहते हैं ना कि बाप बेटे मौज कर, तो ब्राह्मणों को बहुत मौज थी। ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उस पर कर भी नहीं लगता था, ठीक है। और ब्राह्मणों को भी अधिकार था कि आप लोगों से कर वसूल सकते हो धार्मिक अनुष्ठान के लिए या फिर अन्य कामों के लिए। तो ब्राह्मणों की उस टाइम पर बहुत मौज थी। तो पार्ट 3 आपका यहां पर समाप्त होता है। नगर एवं व्यापार ये हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में, और पार्ट 4 में चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। इसमें हम नगरों और मतलब किस प्रकार से नगरों का विकास हुआ और किस प्रकार से व्यापार का विकास हुआ, कहां कहां तक व्यापार चलता था, इस चीज को हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। पाटलिपुत्र और नगरीय जनसंख्या, नगरों में कितने लोग रहते थे, सामंत वर्ग और शिल्पकार, इसको हम डिस्कस करेंगे। उपमहाद्वीप के बाहर से व्यापार क्या क्या होता था, ये सभी हम डिस्कस करेंगे इसमें पार्ट 4 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जय हिंद एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।